नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं ऋतु शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट में। हमारे इस खास शो में जहां हम कुछ खास स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और आखिर में जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के दिए हुए टारगेट प्राइसेस। शो का पर्पस आपको स्टॉक्स रिकमेंड करना नहीं है। हम यहाँ एजुकेशनल पर्पस से शेयर्स को पढ़ते हैं और उनमें खास चेंजेस होने जो जा रहे हैं वो भी समझते हैं। टारगेट प्राइसेस मेरे बताए हुए नहीं हैं, वो ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा दिए गए होते हैं और आप सबके कमेंट्स से हम हर एपिसोड में कुछ शेयर ज़रूर पिक करते हैं। तो इस एपिसोड में भी अपने कमेंट्स और फेवरेट स्टॉक्स ज़रूर शेयर करें, या फिर इस शो में हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उन पर अपनी राय ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की, जो कि एक इंडियन PSU है जो कि कई तरह के हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं जिन्हें रेलवे, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग में यूज किया जाता है। BEML इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। BEML का अगर हम चार्ट देखें तो लाइफ टाइम यहाँ पर आपको 4500% से ऊपर के रिटर्न्स देखेंगे, 5 साल में 350% से ज्यादा और साल भर में 90% के अराउंड रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके फाइनेंशियल्स पे अगर हम नजर डालें तो टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे ओवर द इयर्स अच्छी ग्रोथ है। FY24 में रिपोर्ट हुआ है 4000 करोड़ रुपए के करीब। नेट इनकम भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई और FY24 में रिपोर्ट हुई है 281 यानी 281 करोड़ रुपीस के आसपास। इसकी बैलेंस शीट पर एक नजर डालते हैं। एसेट्स इनके पास अच्छे हैं, लायबिलिटीज भी इनकी कम है। FY23 तक जो रिपोर्ट हुई है वो पिछले फाइनेंशियल से कम भी रिपोर्ट हुई है। अगर इनके कैश फ्लो पर नजर डालें तो कंपनी के पास 500 करोड़ के ऊपर रिपोर्ट हुआ है कैश फ्लो FY23 तक और साल दर साल इसमें भी बढ़िया ग्रोथ है। परफॉर्मेंस इसकी एवरेज रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ जो हमने देखी मॉडरेट है कुछ सालों से। वैल्यूएशन के मामले में लेकिन अपनी पीयर्स के कंपैरिजन में ये आपको थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के साइन अच्छे हैं, लेकिन अगर हम अभी एंट्री पॉइंट की बात करें तो शेयर ओवर वैल्यूड भी है और ओवरबॉट जोन में भी फिलहाल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कंपनी के बाकी इनसाइट्स पर नजर डालते हैं। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ में सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% ग्रोथ है और ये 6.3 बिलियन रुपीस के करीब है। और इसके पीछे जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो माना जा रहा है MNC और DNA यानी कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट का। इनके अगर रेलवे और मेट्रो सेगमेंट की हम बात करें तो इसका रेवेन्यू फ्लैट था और कह सकते हैं एक तरह से इसमें डिक्लाइन ही देखा गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट जो है उसमें डिले होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल, जो इसमें गिरावट का एक कारण एक तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन साथ साथ ही कंपनी अपने वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पर खासा ध्यान दे रही है, जो कि FY25 सेकेंड क्वार्टर तक रोल आउट होने की उम्मीद है। अब इनके ऑर्डर बुक पर एक नजर डाल लेते हैं। जून 2024 तक जो रिपोर्ट हुआ है 118.2 बिलियन रुपीस के अराउंड, यानी स्टेबल है ऑर्डर बुक इनका। लेकिन ऑर्डर इनफ्लो हम देखें तो नए ऑर्डर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 66% के अराउंड ड्रॉप हुए हैं। लेकिन इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो इलेक्शन रिलेटेड डिलेज और रेलवेज मिनिस्ट्री का रीसेंट डिसीजन है, जिसमें कहा गया है कि नॉन AC कोचेज को प्रायोरिटी दी जाएगी बजाय AC कोचेज के। और इसी के चलते वंदे भारत कोच ऑर्डर्स भी इनके अफेक्ट हुए हैं। लेकिन FY25 तक रेलवे और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स इनको और मिल सकते हैं और इसमें ग्रोथ भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब आते हैं ब्रोकरेज के टारगेट पर। ब्रोकरेज का क्या मानना है? सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ने यहाँ पर सेल की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस भी जो है वो करंट प्राइस से कम कर दिया है। इनका टारगेट प्राइस है 3600 रुपए और मार्केट प्राइस जो है वो 7 अगस्त 2024 तक है 4072 यानी 4072 रुपीज के आसपास। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोकरेज का मानना ये है कि इनके मेट्रो प्रोजेक्ट में फिलहाल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और मार्जिन एक्सपेंशन भी इनका जो है वो लिमिटेड ही है। ब्रोकरेज हाउसेस जो टारगेट प्राइसेस देते हैं वो आने वाले 12 महीनों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। काफी लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं, तो ये इंट्राडे या स्विंग पर्पज से नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ONGC शेयर पर एक नजर डाल लेते हैं। चार्ट्स पर इसके पहले नजर डालेंगे तो आप देखेंगे लाइफ टाइम में 650% के अराउंड रिटर्न्स हैं, 5 साल में 150% के अराउंड है, साल भर में 76% के करीब रिटर्न्स देता हुआ जो है ये शेयर आपको दिखाई देगा। इसके अगर फाइनेंशियल पर नजर डालें तो नेट इनकम में इनकी अच्छी ग्रोथ है। FY24 में 49,000 करोड़ रुपए के आसपास है और पिछले फाइनेंशियल्स के कंपैरिजन में बढ़िया है और टोटल रेवेन्यू में भी आप देख पाएंगे इनके अच्छी ग्रोथ है। इनकी बैलेंस शीट भी आप देख लीजिए, एसेट्स में ग्रोथ भी है लगातार और लायबिलिटी के कंपैरिजन में यहाँ पर एसेट्स इनके अच्छे नजर आ रहे हैं।
इनके कैश फ्लो में भी आप देखेंगे साल दर साल ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी लो रही है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में। इनकी जो ग्रोथ है वो मॉडरेट है, प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं, एंट्री पॉइंट के हिसाब से भी शेयर अभी अंडर प्राइस्ड ही है और ओवरबॉट जोन में भी नज़र नहीं आ रहा है। अब शेयर की इनसाइट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस वो फिलहाल थोड़ा स्टेबल रहे हैं, थोड़ा ही इजाफा इनमें हुआ है आखिरी क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब इस स्टेबिलिटी के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक ये कि जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं रशिया और सऊदी अरेबिया, उनका सप्लाई कट करना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इसका एक कारण है, और अमेरिका में जो ऑयल स्टॉक पाइल है वो भी लो है यानी कम है, तो वो भी हायर प्राइसेस को एक स्टेबल रखने में एक फैक्टर बना हुआ है फिलहाल। अब ऐसे में ONGC का रेवेन्यू ऑयल की बिक्री से जो बना है उसका एवरेज है $73.3 पर बैरल इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2025, $9.8 बैरल का टैक्स डिडक्ट करने के बाद। अब ये जो इनका एवरेज रियलाइजेशन हमने डिस्कस किया ये प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा कम है। अब करंट सिचुएशन क्या है? FY25 के सेकेंड क्वार्टर में ऑयल प्राइसेस कंसिस्टेंटली 84 से $85 पर बैरल के करीब रही हैं, और ONGC ने अपना नेट रेवेन्यू जो है वो भी मैनेज करके रखा है, स्टेबल रखा है 74 से $76 पर बैरल के अराउंड। इनका जो रेवेन्यू है वो इनके लॉन्ग टर्म एवरेज यानी कि FY 2015 से FY 2023 के एवरेज से बढ़िया है, उससे हायर ही है। सिर्फ एक पोटेंशियल रिस्क जो यहाँ हो सकती है वो ये कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $75 पर बैरल से नीचे आ जाते हैं लंबे समय के लिए, जो कि फिलहाल मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है होता हुआ, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने दी है बाई की रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया है 375 रुपीज का। शेयर का करंट प्राइस है 329 रुपीज 7 अगस्त 2024 तक। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हम सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। लाइफ टाइम चार्ट 1100% के ऊपर रिटर्न्स देता हुआ 5 सालों में 100% रिटर्न्स है और साल भर में 85% के अराउंड रिटर्न्स शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसके फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डालते हैं। नेट इनकम पिछले सालों में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाती हुई दिख रही है और नेट रेवेन्यू FY 2023 से कम है, लेकिन ओवर द ईयर्स इसमें बढ़िया ग्रोथ है। इसकी बैलेंस शीट पर आते हैं। टोटल एसेट्स में भी FY 24 तक बढ़िया ग्रोथ है, लायबिलिटी भी कम है। इनकी एसेट्स की तुलना में जो लायबिलिटीज हैं वो कम ही हैं फिलहाल, और पिछले सालों में ये लगातार कम भी होती हुई नजर आ रही हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फिलहाल लो परफॉर्मर भी है शेयर, और वैल्यूएशन इसकी मॉडरेट है। ग्रोथ में पिछड़ता हुआ नजर आया है फिलहाल तो, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं, और अगर एंट्री पॉइंट की नज़र से आप इसे देख रहे हैं तो ये शेयर फिलहाल अंडर प्राइस्ड भी है और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अब आते हैं IOC के इनसाइट्स पर। फर्स्ट क्वार्टर पैट को अगर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इसमें 58% की गिरावट दिखी गई, जिसकी वजह बना इनका LPG लॉस, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से फिर भी 18% का इंक्रीज इसमें देखा गया है पैट में। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर हायर मार्जिन से इनके लॉसेस थोड़े काउंटर बैलेंस होते हुए नजर आए हैं। कंपनी का रिफाइनिंग और ऑयल की सेलिंग से होने वाले बिजनेस में 43% ईयर ओवर ईयर जो है गिरावट फिलहाल देखने के लिए मिली है, लेकिन पिछले क्वार्टर से 23% की बढ़त है। इस ड्रॉप के बाद भी ये रीसेंट एवरेज और प्री कोविड लेवल से इन लाइन है। इनके डीजल और गैसोलीन के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स और रिटेल मार्जिन्स आखिर साल से कम हुए हैं, लेकिन रशियन क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ने से अगले क्वार्टर में ये इम्प्रूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फ्यूचर मार्जिन्स हायर रहने की उम्मीद के चलते और एनर्जी सेक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के चलते ब्रोकरेज यहाँ एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ वो रेटिंग जो दे रहे हैं यहाँ पर वो है बाई की रेटिंग, और टारगेट प्राइस यहाँ दिया गया है 252 रुपीज का, जबकि शेयर का जो करंट प्राइस है वो 7 अगस्त 2024 तक है 172 रुपीज यानी 172 रुपए। Marico. So let's take a look at its chart. On the lifetime chart, we can see that it has provided an outstanding return of over 16,000% to its investors. On the 5-year chart, the returns are around 70%, and over the past year, the returns are approximately 10 to 12%. Now let's review its financial performance. In FY24, the total revenue was reported to be around 11,000 crore rupees, showing a significant increase over the years. Additionally, the net income has grown over the years, reaching 1,481 crore rupees in FY24. In FY24, the total assets were reported to be around 7,000 crore rupees, while the total liabilities amounted to approximately 3,000 crore rupees. The cash flow reported for FY24 is 1,283 crore rupees. So finally, let's take a look at this company's insights.
In the recent report, Marico's domestic portfolio showed strong performance, with 90% of products gaining or maintaining market share and a penetration on a moving annual total basis. The company's gross margin increased to 52.3% and EBITDA margin to 23.7%, expanding by 227 basis points and 51 basis points year-on-year, respectively. Saffola Foods grew 37% year-on-year, achieving an annual run rate of INR 8 billion, with the Saffola Oats growing over 20%. Marico aims to double its food portfolio by FY27 while improving gross margins. Premium personal care products sustained strong growth driven by a digital-first approach, with an expected ARR of INR 5.5 to 6 billion by FY25. Marico collaborated with Kaya for science-backed personal care products, projecting a revenue potential of INR 1 billion over the next 4 to 5 years. International business grew by 10% in constant currency, led by Bangladesh 10%, MENA 20% and South Africa 28%, with EBITDA margins expanding by 200 basis points to 31.6%. Marico also executed phase 1 of Project Setu in 6 states, with plans to scale up and expand into more states by the end of FY25. However, value-added hair oil sales dropped 5% year-on-year due to competitive pressure in lower-income segments, and Saffola edible oil sales decreased by 1% year-on-year due to pricing adjustments. There are concerns about potential challenges in Bangladesh in second quarter of FY25 due to significant protests affecting sales, with Marico having a high exposure, 11 to 12% of its consolidated business in Bangladesh compared to other FMCG companies. During the first quarter FY25 conference call, Marico outlined its goal to grow the food segment by 20 to 25% while maintaining healthy profitability, emphasizing the high growth potential in quick commerce. Saffola edible oil prices are expected to stabilize, aligning value and volume growth this quarter. There is no profit sharing agreement with Kaya. Marico will pay standard royalties to Kaya. VAHO's growth was muted due to below-the-line driven strategies, high competition and shrinkflation in low unit packs. The brokerage firm Novama has given a buy rating for this share with a target price of INR 780 for the upcoming 12 months. The current price of the share as of 7th August 2024 is 649 rupees. Next we have in our list is Tata Power. Let's have a look at its chart. On the lifetime chart, we can see that it has given an outstanding return over 3,500 to its investors. On the 5-year chart, the returns are around 628%, and over the past year, the returns are approximately around 84%. Now let's review its financial performance. In FY24, the total revenue was reported to be around 64,900 crore rupees, showing a significant increase over the years, and the net income has also grown over the years, reaching 3,696 crore rupees in FY24. Total assets reported in FY24 are worth over 1,35,000 crore rupees and liabilities worth 1 lakh crore rupees. The free cash flow reported up to FY24 is negative. Now let's take a look at this company's insights. Tata Power is evolving into a comprehensive power solution company with a presence in generation, distribution, trading and solar energy, including solar manufacturing and rooftop EPC. And its flagship generation capacity, Mundra, operates on imported coal, originally meant to supply power at a fixed price. Mundra has faced financial challenges due to changes in laws and increased coal duties from Indonesia. Recently, it has been operating under Section 11 provisions, receiving regulated tariffs on a cost-plus basis, and may enter a long-term power purchase agreement with existing customers to meet growing power demand. The company has established a 4 GW solar cell module manufacturing plant, with the module plant already operational, producing 130 MW in 4th quarter FY24 and 615 MW in quarter 1st of FY25. The solar cell plant is expected to be commissioned in 2nd quarter of FY25 and stabilized by December 2025. Tata Power received a production-linked incentive worth INR 2 billion for this facility. This plant will help secure supplies for its EPC and utility scale projects and improve margins. The solar rooftop and utility scale EPC order book stands at INR 130 billion as of June 2024.
Tata Power's distribution business includes prominent license areas like Delhi and Mumbai, and it recently added Odisha discoms, which have shown significant improvement in performance. With its extensive distribution experience, the company is well positioned to grow its customer base through parallel licensing. The only key risk for Tata Power is the potential delay in the execution of its renewable energy projects. So, with that, brokerage ICICI Security has given a buy rating with the target price of rupees 500, and the current price of the share as of August 7th, 2024 is 430 rupees. तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो में इसी समय। तब तक के लिए मैं ऋतु शर्मा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।